हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंकज क्लासेस में। दोस्तों की जैसा आपको पता है, आपको 10th क्लास की गणित हम पढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बेसिक पढ़ाया था मैथ का, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा सा नॉइज का प्रॉब्लम हुआ हो। बट आज हम उसका ही पहले रिवीजन कराएंगे, फिर आपको आगे का जो भी प्रोसेस है, जो भी कंटिन्यू है, वो करेंगे। तो कक्षा 10 की गणित चल रही थी और हमने आपको कल की वीडियो में जो कि आप देख चुके हैं, तो उसमें हमने आपको बेसिक पढ़ाया है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि रियल नंबर क्या होता है। आई रिपीट, रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर यानी कि हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो हमने आपको बोला था कि वास्तविक संख्याओं को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? दो पार्ट में। कौन कौन सी? एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, और दूसरी कौन सी थी जिसे हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा था इसका? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं, यही था। तो थोड़ी देर के लिए हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि पुरानी की जो चीजें हैं वो याद हो जाए। तो रेशनल नंबर क्या था? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। p बटा क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, यानी वह संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। दूसरी बात इसमें क्या थी कि p व q दोनों क्या होने चाहिए? हमारे पूर्णांक होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब पूर्णांक क्या होते हैं? कल की वीडियो में हमने पढ़ाया है, देख लीजिए। और तीसरा पॉइंट इसका क्या था कि q इज नॉट इक्वल 0, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे हमने दिया 13/15, तो ये p बटा क्यू के रूप में दोनों इंटीजर्स हैं, यानी पूर्णांक हैं। क्यू की जगह पर 0 नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। ये हमने पढ़ाया था। और वे संख्या जो रेशनल नहीं है यानी परिमेय नहीं है, उनको हम लोग क्या कह रहे थे? अपरिमेय कह रहे थे, है ना। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया था? इसके बाद हम लोगों ने आपको नेचुरल नंबर पढ़ाया था, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट 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 कर पॉजिटिव होती है, लेकिन ये ध्यान रखना है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर हमने बात की थी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या में जीरो अगर हम बढ़ा दें, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 पॉजिटिव तक, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ही पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में भी पढ़ा था कि पूर्णांक जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है निगेटिव यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है धनात्मक पूर्णांक, और एक जीरो भी हमारा क्या हो जाता है? पूर्णांक होता है। यानी कि दुनिया में जितने भी निगेटिव नंबर है उनको हम पूर्णांक कहेंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उनको पूर्णांक कह रहे हैं। जीरो भी हमारा पूर्णांक में ही आता है। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था अभाज्य संख्या के बारे में, यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इंग्लिश में से क्या कह रहे थे? प्राइम नंबर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था भाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कह रहे थे? कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या थी? याद करो, हमने बोला था जिनके दो फैक्टर हो यानी जिनके दो गुणनखंड हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। या फिर ऐसे कह सकते थे, वे संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे उनको क्या कह रहे थे? अभाज्य संख्या। जैसे इसका 2 3 है ना, 5 7 9 नहीं हो सकती है, 11 ऐसे डॉट डॉट करके ये सारी की सारी हमने आपको पढ़ा रखी है। भाज्य संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो यानी दो से ज्यादा गुणनखंड हो, मोर देन 2 फैक्टर, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, उन्हें हमको क्या कह रहे थे? भाज्य संख्याएं कह रहे थे। यानी कि वो संख्याएं जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे, इसके अलावा अन्य से भी कट जाए, तो वो हमारी क्या हो जाती थी? भाज्य संख्या हो जाती है। आई थिंक यहीं तक आपको हमने पढ़ाया था, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। आज हम इसके आगे की बात करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट है जो कि हम आपको
समझा देते हैं, फिर अपने लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, साथ में पीवाईक्यू भी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। अच्छा, चलिए बात करते हैं क्या क्या कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, जिसे सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसे इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? वे सारी की सारी संख्याएं, वे सारे के सारे नंबर जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो, यानी डिवाइडेड बाय टू, जो दो से डिवाइड हो जाए, दो से कट जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 4 को देखो, 4 2 से कट जाता है, हाँ कट जाएगा, दो दो दूनी 4 होता है। और जैसे हम कहें 18 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो 2 18 क्या हो जाएगा हमारा? सम संख्या। 20 20 2 से कट जाता है, कट जाता है, इसका मतलब ये 20 क्या हो गया? सम संख्या। 25 25 24, क्या ये हमारी सम संख्या है? हाँ सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये भी 2 से कट जाती है। कैसे पता चलेगा? आप लास्ट का डिजिट देखो, 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा? हाँ कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 2 से कट जाएगा। यानी वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उनको हम कहते हैं सम संख्या। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके सारी की सारी ये सम संख्याएं हो जाती हैं। फिर इसके साथ आता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, यानी कि जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 3 हो गई, 2 से कटेगी ना। 5 हो गई, 2 से कटती है नहीं कटती है। 7 हो गई, 9 हो गई, 11 हो गई, 12 कट जाती है, 13 हो गई, ऐसे करके ये सारी की सारी क्या हो जाती है? ओड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं हो जाती है। आई होप आपके यार समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अपने सिलेबस में एनसीईआरटी में कैसे क्या पढ़ना है, कैसे सवाल को सॉल्व करना है। वहां पर जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। अपनी जो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी है, उसमें देखिए 2 एक्सरसाइज दी गई, प्रश्नावली 2 दी गई। उसमें प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1 और प्रश्नावली 1.2। इनमें क्या करना क्या है, कौन सी एक्सरसाइज में कैसे सवाल आएंगे, ये सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। तो ये जो 1.1 है, इसमें किस टाइप के सवाल आएंगे? देखिए इसमें सबसे पहले जो सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे वो अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हम लोग इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करना सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है। फिर इसमें हम लोग समझेंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज समझेंगे। इसी के साथ एलसीएम का जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, यानी जांचकर्ता वाला जो पार्ट है, इसी में हम लोग समझ जाएंगे और यहाँ पर ये चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, इसमें क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में 100% सवाल बनता है। 100% यहाँ से एक सवाल आता है 3 से 4 नंबर का। क्या इसमें आता है? इसमें हमें सिद्ध करना होता है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होता है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होता है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, हम आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं। आई मीन एनसीईआरटी तो पूरी कवर हो जाएगी, उसके साथ हम लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आप एनसीईआरटी को भी साथ में रखिए और जो मैं नए क्वेश्चन अपने तरफ से बताऊंगा उनको भी आप ध्यान से करिए। तो चलिए आपको हम पहला सवाल करके दिखा। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो नंबर दिए गए हैं 144, 96, 156 और 140, इनका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना है। कैसे करते हैं आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला क्या है? 144 यानी 144। कैसे करेंगे? आप लोगों ने बचपन में ऐसा जरूर किया था कि 144 लिख दिया,
आप इसे काटोगे। अब देखो इसे काटने का क्या तरीका है, हम लोग क्या समझ रहे हैं, आभाज्य गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने हैं यानी फैक्टराइजेशन करना है। किसका करना है, आभाज्य गुणनखंड का, यानी कि हम वो नंबर लेंगे जो अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर से इनको काटेंगे। और प्राइम नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है ना, 5 होता है, 7 होता है ना, और क्या होता है, 11 होता है। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, आभाज्य संख्या है। तो हम इनको इन्हीं नंबर से काटेंगे, ना कि 9 से काटेंगे, ना कि 6 से काटेंगे, इनसे नहीं काटना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये नंबर किससे कटेगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, कोई भी संख्या के लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो आप उसे 2 से काट दीजिए। अब इसके लास्ट में 4 है तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 तिया 6, एक इधर आया 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, एक एक बचा इधर आया 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये हमारे पास इसका हम लोगों ने आभाज्य गुणनखंड कर लिया, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने इसका कर लिया। लिखना कैसे होता है, लिखना ऐसे होता है, तो 144 बराबर, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार आया है गुणे गुणे 2। क्या कर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 का गुणा 4 बार हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार आया। तो इस तरह से हम इसका क्या कर देते हैं, आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। दूसरे का करके देखते हैं। दूसरा है 96, यानी 100, सॉरी 96 बोले तो 96, करके देख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 96। तो सबसे पहले इसे किस नंबर से काटेंगे, किस प्राइम नंबर से काटेंगे, 2 से काटेंगे सर। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 6 है और 6 2 से कट जाता है, तो 2 से काट लो, 2 चाकू 8, एक बचा इधर हो गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, फिर एक बार 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 2 गुण 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 कर लेंगे और 3 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये इसका आभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं। इसका आप क्या करोगे, होमवर्क करोगे, इसको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे। तो 156 कर लेते हैं, 156 कर लेते हैं। तो यहाँ पर कल इसको रफ कर देते हैं, लिख लो इसे, जल्दी से लिख लो, इसको यहाँ पर करके देख लेते हैं। तीसरा 156, तो 156 का हम लोग पहले करते हैं आभाज्य गुणनखंड। तो इसे सबसे पहले काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा सर, क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 सत्ते 14, एक बचा इधर आया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 नेम 18, अब 3 से कट रहा है सर, 3 से कट रहा है। और 3 से कटने का नियम क्या होता है पता है, जो भी नंबर दिए गए होते हैं उनको जोड़ लो, और जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। जैसे 3 और 9 दिया गया, 3 9 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13, अब 13 तो 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 बार आया, गुणे 3 की पावर 1, क्योंकि 1 बार आया, और 13 की पावर 1। तो ये हमारे क्या हो गए, इनका हमने क्या किया है, आभाज्य गुणनखंड द्वारा इनका गुणनफल निकाल लिया है, यानी इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ ही ये तो आप होमवर्क कर लोगे, इसके साथ ही अगर हम एक क्वेश्चन और दें, जैसे अपने तरफ से मैं क्वेश्चन देता हूं, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, कि 144 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के
घातों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने दे दिया आपको। क्या करना है, 144 के आभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग करना है, यानी 144 के हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने, फिर उसके क्या करना है, घातों का योग करना है। कैसे करेंगे, देखो 144 लिखा हमने, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 144, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 6, फिर 2 से काट लो, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये हो गया, ये हो गया। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 4 गुणे 3 की पावर 2, तो इसका आभाज्य गुणनखंड कर लिया। क्या कह रहा है, घातों का योग बताना है, तो इसकी देखो 2 की घात 4 है, 4 और 3 की घात कितनी है, 2 है, तो इनको घातों का योग करना है, यानी कि 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इस चैप्टर के पहले टाइप के सवाल हमने कर दिए। पहले टाइप के सवाल कैसे आते हैं, आभाज्य गुणनखंड करने को आते हैं, जो कि हम कर चुके हैं, समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगला जो टॉपिक है, जिस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, वो है आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम को ज्ञात करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है हमें, एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम 2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि 144 व 156 का एचसीएफ व एलसीएम, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम ऐसे लिख लेते हैं 144 और 144 और 156, ऐसे करके लिख लिया। अब इधर साइड में हम लोग क्या करते हैं, इनका निकाल लेते हैं आभाज्य गुणनखंड द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो अभी हम इसको काट चुके हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, जल्दी कर लेते हैं, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है। ठीक है, लिख लिया। अब 156 का करते हैं, 156 को भी 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 नेम 18, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 से कटेगा 13 एकम 13, यानी 2 की पावर 2 गुणे इनकी पावर 1 और 13 की पावर 1। तो जिस भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है, सबसे पहले हमें उनका क्या करना होता है, आभाज्य गुणनखंड करना होता है। जैसे 144 और 156 का पूछा गया था, तो हमने क्या किया, 144 और 156 का आभाज्य गुणनखंड कर लिया, यहाँ पर कर लिया। अब आते हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा। एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये है। अब इसमें ये बताइए मुझे कि इनमें से कॉमन क्या है, कि आप कहोगे सर इसमें कॉमन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, 3 भी कॉमन है, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 13 नीचे है, ऊपर नहीं है। तो जो कॉमन दिया जाता है एचसीएफ में, सबसे पहली चीज एचसीएफ में जो कॉमन दिया जाता है, सारे के सारे कॉमन ले लो। सर 2 भी कॉमन था और 3 भी कॉमन था, ले लिया ना। अब आपने जो कॉमन लिए हैं उनमें ये देखना है कि सबसे कम पावर किसकी है। यहाँ पर 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 2 है, जो कम पावर वाला नंबर है वो हमें लेना है। देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लेनी है। यहाँ पर देखो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो हमें क्या लेना है, 3 की पावर 1 लेना है। समझ में आया? आई रिपीट अगेन, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, आभाज्य गुणनखंड कर लो, कर लिए। करने के बाद क्या करते हैं, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसमें जो है कॉमन क्या क्या चीज है, कॉमन क्या क्या चीज है। तो जो कॉमन दिया गया वो लिख लेते हैं। जैसे कॉमन दिया गया इसमें 2, ऊपर नीचे 2 दिए गए, और ऊपर नीचे 3 भी दिया गया, तो हमने लिख लिया। अब कॉमन लिखने के बाद क्या करते हैं कि कॉमन में जो कम से कम पावर है वो लेते हैं।
लीस्ट पावर लेते हैं, कम से कम पावर। तो वो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो पावर कौन सी कम है? नीचे वाली 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लिया। यहाँ पर 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, तो पावर कम लेनी है, 3 की पावर 1 ले ली। अब इसको सॉल्व कर लो, ऐसे निकल आएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, और 3 की पावर 1 का मतलब 3, 4 3 12, इसका एलसीएम निकल आया। एलसीएम सर कैसे निकलेगा? एलसीएम कैसे निकलेगा, समझो ध्यान से। अब क्या करते हैं, एलसीएम में सारे के सारे नंबर ले लेते हैं, जो भी दिया गया एक एक नंबर उठा लो। देखो ऊपर नीचे 2 दिया गया तो 1 2 उठा लो, ऊपर नीचे 3 दिया गया 1 3 उठा लो, 13 भी दिया गया 13 भी ले लो, और इनकी बड़ी से बड़ी पावर लेनी है। एलसीएम में बड़ी सी बड़ी पावर और एससीएम में छोटी सी छोटी पावर, ध्यान रखना। एलसीएम में बड़ी सी बड़ी पावर लेनी है यानी हाईएस्ट पावर लेनी है, और एससीएम में लीस्ट पावर लेनी है, कम से कम यानी छोटी से छोटी पावर लेनी है। तो हमने 2 भी था 2 भी ले लिया, 3 भी था 3 भी ले लिया, 13 था 13 भी ले लिया। तो देखो 2 की पावर 4 2 की पावर 2, तो हमें क्या लेना, 2 की पावर 4 लेनी है। 3 की पावर 2 3 की पावर 1, तो क्या लेना, 2 3 की पावर 2 लेनी है। 13 की पावर 1 है ही, खत्म करो। अच्छा 2 की पावर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 लिख लिए हमने। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिका 9, 9 लिख लिया, और ये हो गया 13। तो आप गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएफ का फंडा है। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम समझते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित के आभाज्य गुणन, निम्नलिखित को आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि इनका जो है आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम। देखिए एचसीएफ का मतलब क्या है, मासा, इनका हिंदी भी समझ लेते हैं, और इसका मतलब होता है लासा। ठीक है, मासा और लासा। तो समझते हैं कि 6 और 8 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। देखिए 6 और 8 को लिख लिया आपने। सबसे पहले इनके क्या करो, आभाज्य गुणनखंड करो। 6 के करोगे तो 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 2 गुणे 3, पावर 1 1 लगा दे, कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 का कर लो, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 3, 2 की पावर कितनी है, 3 है, 2 की पावर 3 है। सबसे पहले एचसीएफ निकालो, छोटे से बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा, हमने कहा तो जो कॉमन है वो कॉमन ले लो। देखो ऊपर और नीचे 2 ही कॉमन दिया गया, बाकी तो कॉमन नहीं है। अब कॉमन लेने के बाद क्या करना है, सबसे छोटी पावर लेनी है। देखो 2 की पावर ऊपर 1 है, 2 की पावर नीचे 3 है, तो छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि सर सब ले लो, जो भी दिया गया एक एक ले लो। ऊपर नीचे 2 दिया गया, एक जगह ले लो 2, 3 दिया गया 3 भी ले लो। अब जो भी दिया जाता है वो उसे लेने के बाद क्या करना होता है, हर इनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है, बड़ी से बड़ी पावर लेनी होती है। 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है, तो हमें 2 की पावर 3 लेनी है। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 है। अब देखो 3 का घन यानी 3 पर घात, सॉरी 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 2 की पावर 3 है, यानी 2 का घन कितना होगा, यानी कि देख लो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8, तो 8 गुणे 3, तो 8 तिया 24, तो इसका ये आ जाएगा एलसीएम। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 72 और 120 का आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 72 है 120 है, 72 है और 120 है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 72 का क्या कर लेते हैं, आभाज्य गुणनखंड। देखो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से कट रहा है, तो 2 तिया 6, 2 1 6 हो गया, एक इधर आया तो 12 हो गया, 2 चंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नेम 18, 3 से 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ऐसे 120 को काटो, 120 को काटेंगे, देखो लास्ट में 0 है तो भी 2 से चला जाएगा।
दो छंग 12 जीरो ऐसे ही लिख दो, दो तिया 6 जीरो ऐसे ही लिख दो, दो एकम 2 और एक इधर आया, दो पंचे 10 यानी 15, 15 तो 3 से जाता है, 3 पछे 15, 5 एकम 5 यानी 3 दो, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हमने इनका क्या कर लिया, आभाज्य गुणनखंड कर लिया, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या हमने बताया था कि ऊपर नीचे जो कॉमन दिया जाए कॉमन ले लो। देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो 2 एक जगह लिख लो, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है तो 3 लिख लो। कॉमन लेने के बाद करना क्या होता है, जो कम से कम पावर दी जाती है उसको लेते हैं एचसीएफ में। देखो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, यानी कि पावर तो सेम है, तो चाहे ऊपर की ले लो चाहे नीचे की ले लो, बात एक ही है। तो हमने यहाँ पर ले लिया 2 की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो कम से कम पावर क्या होगी, 3 की पावर 1, ये ली। तो 2 का घन कितना होता है, अभी जस्ट पढ़ा था 8 होता है। 3 की पावर 1 है तो इसका मतलब 3 ही है, 8 3 24, तो इसका एचसीएफ जो है 24 हो गया। एलसीएम निकालते हैं। हमने बोला एलसीएम निकालने का क्या मतलब होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम के लिए हमें एक एक नंबर सब ले लेना, तो जो भी दिया गया है, देखो 2 दिया गया 2 ले लो, 3 दिया गया 3 भी ले लिया, 5 दिया गया 5 भी ले लिया। इतना लेने के बाद हमें इनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। देखो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है, तो पावर तो सेम है, कुछ भी ले लो। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 हो जाएगी। 5 की पावर 1 है तो 1 लिख लिया। अब 2 की पावर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे 8 आएगा। 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। और तो 8 5 40, 40 गुणे 9, 40 गुणे 9 कितने हो जाएंगे, तो छंगा 54, 54 यानी 540 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अच्छा एक लास्ट और रह गया, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट रह गया उसको भी कर लेते हैं। क्या है, 54 और 336 का हमें आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम यानी मासा और लासा निकालना है। सबसे पहले काम इनका आभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो दो, देखो लास्ट में 4 है तो उसका मतलब ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब ये कितने से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, हमने क्या बोला 2 से नहीं जा रहा तो 3 से चेक करो। 3 से कैसे, 3 नेम 27 होते हैं, यानी 3 की टेबल में आता है तो 3 नेम 27 और 9 तो 3 से कट ही जाता है, 3 का 9, 3 एकम 3, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 336 का कर लेते हैं। 336 को काटो, लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 एकम 2, एक बचा इधर आया 13, 2 छंग 12, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 चाकू 8, फिर 2 से कटेगा 2 चाकू 8, 2 दूनी, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 2 एकम, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21 और 7 से कटेगा 7 एकम 7, यानी कि 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। तो इन दोनों नंबर का हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, ऊपर नीचे जो कॉमन दिया जाए वो लिख लो। ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 लिख लिया। ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, 3 लिख लिया। 7 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं, तो इसलिए हम नहीं लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमें लीस्ट पावर लेनी होती है, कम से कम पावर लेनी होती है, लोएस्ट पावर लेनी होती है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो कम से कम पावर क्या हुई, 2 की पावर 1 ले ली। यहाँ पर देखो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, तो कम से कम पावर क्या है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 ले ली। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो 3 दूनी 6, एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो दिया गया वो सब ले लो, 2 भी दिया ले लो, 3 दिया गया वो भी ले लो, 7 दिया गया वो भी ले लो। सब कुछ लेने के बाद जो हाईएस्ट पावर होती है उनको लेना होता है। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4 है, तो 4 हमें लेना है। 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो हमें 3 की पावर 3 लेनी है। 7 की पावर 1, तो देखो 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है ना। और 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 हो गया गुणे 7। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा
कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अच्छा, एक बात और है, जैसे हमने 2 नंबर लिए, 2 नंबर का हमने क्या किया, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला। अगर यहाँ पर 3 नंबर होते तो क्या करते, तो भी वैसे निकल जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 12, यहाँ पे लिख देते हैं चौथा सवाल, 12, 15 व 21, 3 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए ना। तो 12, 15, 21 का आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 12 लिखा, 15 लिखा और 21 लिखा। सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 चंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। हाँ ठीक है। 15 का करो, 15 3 से कटेगा, 6 15 और 5 एकम 5, यानी 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। 21 को काटो, 21 3 से कटेगा, 3 7 21 और 7 एकम 7, यानी 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। एचसीएफ तो हमने क्या बोला, एचसीएफ में जो कॉमन दिया जाए, ऊपर नीचे कॉमन हो वो लेना है। अब देखो, ऊपर 2 दिया गया, नीचे 2 है, नहीं है। ऊपर 3 दिया गया, नीचे 3 है, हाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले लिया। बाकी 5 यहाँ पर है लेकिन ऊपर नहीं है, 7 यहाँ पर है लेकिन ऊपर एक जगह भी नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं है, 3 है। अब कॉमन लेने के बाद सबसे कम पावर लेनी होती है। अब सबसे कम पावर अगर देखा जाए तो तीनों में पावर एक ही एक है, तो पावर 1 आ जाएगी, यानी 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम, एलसीएम का मतलब हमने बोला था जो भी दिया गया सब कुछ ले लो। 2 भी दिया गया, 3 भी दिया गया, 5 भी दिया गया और 7 भी दिया गया। अब इन्हें लेने के बाद इनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और पावर 1 का मतलब वही है, अगर पावर 1 है तो वही है, जैसे 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर है 5, 1 का मतलब है 5, 7 की पावर 1 है तो इसका मतलब है 7 की पावर 1 का मतलब 7। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ये पावर लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 4 हो जाएगी, 3 और 5 7, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 7 पन्ना 35, 35 में 12 का गुणा करो, 35 में 12 का गुणा करो, 12 पंचे 60, 0 आ जाएगा, 12 3 36, 36 और 6 42, तो 420 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हमने देखा 2 नंबर हो या फिर 3 नंबर हो, उनका एचसीएफ और एलसीएम हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपके बेटर समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करने वाले हैं। आई होप कि आपके ये बेटर समझ में आए होंगे। हम आपको इसके बाद होमवर्क भी देंगे, ठीक है। इसी वीडियो के अंत में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। उस होमवर्क में आपको क्या करना है, जो भी मैंने होमवर्क दिया उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं कमेंट में आके चेक कर लूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की यानी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यही, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।